हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे जो पहली हेडिंग है वो है डीप फेक वीडियो अपलोड करने वाले व प्लेटफॉर्म पर होगा जुर्माना। डीप फेक वीडियो जो है उसके बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये इस समय मुद्दा बना हुआ है। जब दो वीडियो आए, एक तो साउथ की जो हीरोइन है रश्मि मंदाना, उनका जब वीडियो आया, उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसमें वीडियो आया था जिसमें वो गरबा करते हुए दिखाए जा रहे थे। तो उन्होंने जबकि खुद बोला कि मैंने स्कूल डेज में अपने गरबा किया था, उसके बाद तो मैंने किया भी नहीं है। तो डीप फेक में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अश्विनी वैष्णव हैं, ये इनके फेस को अब उठाकर यहाँ लगाया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और आपको ये लगेगा कि ये वीडियो बिल्कुल एक्चुअल में अश्विनी वैष्णव का ही है। तो ये है डीप फेक, और इससे आशंका ये जताई जा रही है कि इसका मिसयूज ज़्यादा होगा। इसलिए अब कुछ ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं ताकि इस पर रोक लगाई जा सके, इसको रोका जाए। इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बताया है कि लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो सकता है ये, और इसके लिए अगले 10 दिनों में कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। इसको लेकर अभी एक मीटिंग भी हुई, कल मीटिंग हुई थी जिसमें सभी प्रमुख इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म, शिक्षाविद और टेक विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी काफ़ी निंदा करी थी। अब 10 दिन का समय लिया गया है इसमें, ताकि जो भी मीटिंग में हुआ है उसको मूर्त रूप दिया जा सके। इसमें सबसे पहला निर्णय ये लिया जा रहा है कि जो भी इस वीडियो को शेयर करेगा, यानी कि जो वो वीडियो बनाएगा और शेयर करेगा, उस पर जुर्माना लगेगा। और जिस प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, एक्स हो, यूट्यूब हो या फिर टेलीग्राम हो, इन सब पर अगर आता है तो उसके लिए भी यही जिम्मेदार होंगे, टेलीग्राम जिम्मेदार होंगे। तो इन दो लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा, और अगर कोई इसे शेयर करता है उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा रूल होना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें यह भी बताया गया है कि अगर विदेशी वेबसाइट पर या फिर विदेशी किसी चैनल पर ये वीडियो चल रहा है और उसे यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है तो क्या होगा, उसके लिए भी लोगों को जागरूक करना होगा, बताना होगा पहले ही कि ये वीडियो इंडिया का नहीं है और इसको आप ओपन ना करें। ऐसे कुछ प्रावधान लाए जा रहे हैं और शायद आने वाले 10 दिन में हमें इसके रूल एंड रेगुलेशन पता चल जाएंगे। हालांकि अगर आपके पास ऐसा कोई वीडियो आता है तो आप उसे शेयर करने से बचिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पनौती और जेब कतरे बयान पर राहुल गांधी की बढ़ गई हैं मुश्किलें। अब पनौती शब्द आपको पता होगा कब क्यों आया। ये आया था वर्ल्ड कप में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप मैच देखने गए थे तो राहुल गांधी ने बोला कि इसलिए टीम इंडिया हार गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने चुनाव संहिता का उल्लंघन माना है, और वैसे भी अगर आप प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करते हैं, वो किसी भी देश के लिए सही नहीं है। प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन पद प्रधानमंत्री का ही होता है। तो ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आप आलोचना करिए तो कार्यों को लेकर करिए, चाहे वो कांग्रेस की करें या कांग्रेस भाजपा की करे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि ड्रिलिंग में बाधा से धीमी पड़ी बचाव अभियान की रफ्तार। उत्तराखंड में यमुनोत्री में, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था आपको कि आज रात तक वो मजदूर, यानी कि जितने भी मजदूर 41 मजदूर उसमें फंसे हैं 8 राज्यों के, उन्हें निकाल लिया जाएगा। लेकिन ड्रिलिंग जब चल रही थी तो उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं और जो बाधाएं हैं उससे जूझना पड़ रहा है, जिस कारण गुरुवार को सिलकियारा की तरफ से स्टील के पाइपों से बनाई जा रही निकासी सुरंग में महज 1.8 मीटर ड्रिलिंग ही हो पाई। अब तक सुरंग में कैद श्रमिकों को निकालने के लिए 60 मीटर से 46.8 मीटर निकास सुरंग तैयार हो चुकी है। श्रमिकों तक पहुंचने के लिए अभी 13 से 14 मीटर ड्रिलिंग की जाना बाकी है। ड्रिलिंग को पटरी पर लाने के लिए तमाम मोर्चों पर कार्य किया जा रहा है। रात तक अभियान को सुचारू रूप से जारी रखा जाएगा। तो इससे पहले भी कल भी हमने आपको बताया था कि
जो 4.5 किलोमीटर की ये सुरंग बन रही है, उसमें जब इधर से जब एंट्री जो पॉइंट है यहीं से सुरंग धंस गई है, जबकि जितने भी मजदूर हैं वो एग्जिट पॉइंट की तरफ थे, तो इनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था आने का। तो एक पैरेलल इसमें ड्रिल करके इसको मजदूरों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है, राजौरी में लश्कर कमांडर सहित साथी ढेर, एक जवान भी इसमें शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर संभाग में राजौरी में 30 घंटे से जारी मुठभेड़ लश्कर के शीर्ष कमांडर कारी सहित 2 आतंकियों के मारे जाने के साथ समाप्त हो गई है। मारा गया लश्कर कमांडर राजौरी के ढांगरी में हिंदुओं की हत्या और केसरी हिल जंगल में पैरा कमांडो पर हमला का मुख्य षड्यंत्र करता था। मृत आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया है। इसके पूर्व गुरुवार सुबह आतंकियों से लोहा लेते एक और पैरा कमांडर बलिदान हो गया। कोई भी छद्म कंपनी बनाकर वोटरों को प्रलोभित कर लेगा। चुनाव में प्रलोभन देकर वोट लेना भ्रष्टाचार माना जाए या नहीं, खासकर तब जबकि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 में भ्रष्ट आचरण का सार है कि यह एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का समूह है और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 में वह शामिल है। ऐसे में अगर जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 की परिभाषा में राजनीतिक दल को व्यक्तियों का समूह नहीं माना गया तो कोई भी छद्म कंपनी बनाकर वोट के लिए कंपनी के जरिए वोटरों को प्रलोभित करेगा और रिश्वत देगा। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त रेवड़ियों की घोषणा का विरोध किया है। याचिका में इस पर रोक लगाने की मांग की गई है और कहा गया है कि ऐसा करना जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि प्रदूषित हवा से नहीं मिल रही राहत, AQI गंभीर श्रेणी के करीब। देखिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट बरकरार है। कहने को यह बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है, लेकिन गंभीर श्रेणी के भी करीब है। गुरुवार को भी कमोवेश यही स्थिति बरकरार रही। राजधानी के 14 इलाकों में AQI 400 पार यानी कि गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। अगले 2-3 दिनों तक दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का AQI 390 रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन यह गंभीर श्रेणी से सिर्फ 10 अंक नीचे है। एक दिन पहले बुधवार को यह 395 रहा था, यानी 24 घंटे के भीतर 5 अंकों की मामूली गिरावट आई है। बवाना दिल्ली का सर्वाधिक प्रदूषित इलाका रहा है, जहां AQI 443 रहा, जबकि दूसरा नंबर जहांगीरपुरी का रहा। यहां का AQI 333 दर्ज किया गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। PM शब्द के चलते बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं राज्य। पंजाब ने भी तोड़ा करार। PM के नाम से चलाए जाने वाली PM ग्राम सड़क और PM आवास जैसी योजनाओं का राज्य भले ही खूब लाभ ले रहे हों, लेकिन हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP के अमल को लेकर शुरू की गई प्रधानमंत्री श्री स्कीम का दिल्ली, बंगाल और तमिलनाडु जैसे 8 राज्य फिलहाल विरोध करते दिख रहे हैं। इन राज्यों की बड़ी आपत्ति प्रधानमंत्री के नाम को लेकर है। हाल ही में पंजाब भी सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन से जुड़ी इस स्कीम से स्वयं को अलग करके विरोध कर रहे हैं। राज्यों के गुट में शामिल हो गया है। इन सभी राज्यों का यह रवैया तब है जब इससे उनके राज्य के ही सरकारी स्कूलों का अपग्रेडेशन होना है। उनमें उनके ही बच्चों को NEP की सिफारिशों के अनुरूप विश्व स्तरीय और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाएगी। इस स्कीम के तहत देश के प्रत्येक ब्लॉक के एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक स्कूल को और प्रत्येक जिले से एक सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं तक के सरकारी स्कूल को अपग्रेड किया जाना है। प्रत्येक स्कूल को 2-2 करोड़ रुपए भी दिए जाने हैं, जिससे उन्हें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्रों से जुड़ी सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाना है, ताकि उन्हें बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। इसमें 1.20 करोड़ रुपए केंद्र की ओर से और 80 लाख रुपए राज्य को देना था। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के अनुसार इस स्कीम का विरोध कर रहे राज्यों का कहना है कि जब उन्हें ही पैसा देना है तो वे इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को क्यों दें, इस स्कूल के ऊपर प्रधानमंत्री का नाम क्यों लिखवाएं।
चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता पर आए फैसले के खिलाफ कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है। गुरुवार को एक याचिकाकर्ता की ओर से पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई किए जाने की मांग की गई है। हालांकि कोर्ट ने तत्काल कोई आदेश नहीं दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने अभी पुनर्विचार याचिका नहीं देखी है, वह उस पर गौर करने के बाद फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाया था। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के आदेश देने से इनकार कर दिया था। वकील सोमेश्वर सुंदरेशन बॉम्बे हाई कोर्ट के जज नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश के 10 महीने बाद वकील सोमशेखर सुंदरेशन को गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुंदरेशन की नियुक्ति की घोषणा एक्स पर की और शुभकामना दी। गुरुवार की नियुक्ति के बाद सरकार के पास अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट के लिए वकील सौरभ कृपाल, कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए अमिताभ बनर्जी और साक्य सेन तथा मद्रास हाई कोर्ट के लिए जॉन सत्यन के नाम लंबित हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, लोगों के जागरूक होने से ही रुकेगी साइबर धोखाधड़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने और धोखा देने वालों को प्रणाली से खिलवाड़ करने से रोकने के लिए प्रौद्योगिकी की बागडोर खुद संभालने की जरूरत है। डिजिटल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपो में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों को फ़ोन या SMS के जरिए निशाना बनाए जाने वाले साइबर धोखाधड़ी के मामले पर अंकुश लगाने के लिए सरकार समय समय पर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की समीक्षा करती है। RBI और बीमा कंपनियां भी अपनी प्रणाली की समीक्षा करती हैं। उन्होंने कहा कि हम लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। जब तक जागरूकता नहीं आती, हम लोगों को इस बात को लेकर सतर्क नहीं कर सकते हैं कि उन्हें फ़ोन पर कही गई किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस बात को लेकर चिंता है कि लोगों को कहीं से भी फ़ोन आ रहे हैं जिससे वे ऐसी स्थिति में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। 7 माह में 60% बढ़ा मोबाइल फ़ोन निर्यात। मोबाइल फ़ोन निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब हर महीने $1 अरब से अधिक के मोबाइल फ़ोन का निर्यात किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 7 महीनों में यानी कि अप्रैल से अक्टूबर में $8 अरब का मोबाइल फ़ोन निर्यात किया गया और इसमें 60% अधिक है, जो पिछले से 60% अधिक है। RBI के नए नियमों से कर्ज वितरण की रफ्तार घटेगी। देखिए, पिछले दिनों RBI ने असुरक्षित खुदरा, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, खुदरा कर्ज को लेकर जो सख्ती दिखाई है उससे NBFC में चिंता है। एक तरफ इन नियमों से छोटे व मझोले उद्योगों को कर्ज की रफ्तार कम होने की शिकायत NBFC की तरफ से की जा रही है, तो दूसरी तरफ शेयर बाजार में उतरने की तैयारियों में जुटे NBFC के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा होने की बात होने लगी है। RBI के नियम के मुताबिक ही देश के तकरीबन 16 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वर्ष 2025 तक शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना है, लेकिन RBI के नए नियम से इसका मूल्यांकन प्रभावित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज। चीन में कोविड के बाद निमोनिया का प्रकोप, WHO ने मांगी रिपोर्ट। कोविड के बाद अब चीन में एक और बीमारी ने खलबली मचा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उसने बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियां और समूह में निमोनिया की संभावित चिंताजनक वृद्धि के बारे में चीन से विस्तृत जानकारी मांगी है। WHO ने इस बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट पर चिंता जताई है कि कहीं इस बीमारी का कोविड की तरह वैश्विक प्रसार ना हो जाए। WHO ने बुधवार देर रात तक एक बयान में कहा कि लगभग एक सप्ताह बाद मीडिया रिपोर्ट में उत्तरी चीन में बच्चों के सामूहिक रूप से अज्ञात निमोनिया की सूचना दी गई है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये चीनी अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए श्वसन संक्रमण
में वृद्धि से जुड़ा है या नहीं। चीन के प्रधानमंत्री ने G20 की वर्चुअल बैठक में विकास पर किया फोकस। देखिए, चीन के जो प्रधानमंत्री हैं ली क्यांग ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक सुधार की राह अभी भी कठिन है। उन्होंने G20 सदस्य देशों से विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इस साल नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में पहुंची सहमति को लागू करने के लिए और अधिक व्यवहारिक कदम उठाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई वर्चुअल बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का प्रतिनिधित्व करने वाले ली ने सदस्य देशों से विकास में सहयोग को उच्च प्राथमिकता देने और इनके राजनीतिकरण का विरोध करने का भी आग्रह किया है। वर्चुअल बैठक में जहां ज्यादातर नेताओं ने इजरायल हमास युद्ध और गाजा में समय से मानवीय मदद पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया, तो ली ने बुधवार विकास को लेकर G20 देशों के बीच सहयोग की अपील की है। ये आज का यानी 24 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।